हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने विद्युत धारिता पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। संधारित्र के बारे में पढ़ा था, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र। आज अपने पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन मतलब संधारित्रों को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ के करने वाला क्वेश्चन है। तो क्या है वो देखते हैं अपने। संधारित्रों के संयोजन से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है श्रेणी संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। कैसे कि संधारित्रों के संयोजन से क्या मतलब? संयोजन का सिंपल सा मतलब है विद्युत परिपथ में संधारित्रों को जोड़ना। संधारित्रों का क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। विद्युत परिपथ में संधारित्रों को दो तरह से जोड़ा जाता है। एक होता है संधारित्रों का श्रेणी संयोजन और दूसरा होता है संधारित्रों का समांतर संयोजन। अपने दोनों ही संयोजन यहाँ पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो अपने पास क्या है? विद्युत परिपथ में संधारित्रों को जोड़ना संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। विद्युत परिपथ में संधारित्रों को दो तरह से जोड़ते हैं। नंबर 1 अपने पास है संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। पहले अपने यही पढ़ेंगे एक बार, श्रेणी संयोजन। अब देखिए संधारित्रों का श्रेणी संयोजन है क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है अपने पास। संधारित्रों के श्रेणी संयोजन से क्या मतलब है, इसको अपने दो तरह से पढ़ेंगे और दोनों ही तरह से आप अच्छी तरह से समझ के करेंगे तो ये संयोजन अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। क्या होता है श्रेणी संयोजन? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश का मान समान होता है, परंतु संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। सिंपल सा ये हो गया कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान जो होता है वो एक जैसा होता है। तो अपने पास क्या है? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होता है, परंतु प्लेटों के मध्य विभवांतर उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। बेटे बात समझ आ गई होगी कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होता है, परंतु प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है वो उनकी धारिताओं के अनुसार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। एक तरह तो अपने इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए,
जब प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट का संबंध बैटरी के धनागर से, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से, और इस प्रकार अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध बैटरी के ऋणाग्र से कर दिया जाए तो ऐसा संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। कैसे? जब प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट का संबंध बैटरी के धनागर से, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा इस प्रकार संयोजन के अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध बैटरी के ऋणाग्र से कर दिया जाए, तो इसे संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। देखिए क्या है, जब अपने क्या करेंगे, प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट का संबंध बैटरी के धनागर से, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध ये दूसरे संधारित्र की, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा इस प्रकार संयोजन के अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध बैटरी के ऋणाग्र से कर दिया जाए तो इससे संधारित्रों का क्या कहते हैं, श्रेणी संयोजन। अपने को अच्छी तरह से याद ये चीज रखें ऊपर वाले कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है उसे क्या कहते हैं, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। अब अपने इसको मैथमेटिकली फाइंड कर लेते हैं, गणितीय रूप में अपने इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये शायद परिभाषा आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अपने मान लेते हैं, माना C1, C2 तथा C3 धारिता के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तथा इन्हें विविवांतर की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़कर, ऐसे लिखेंगे अपने, श्रेणी क्रम में जोड़कर इन्हें विविवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है। कैसे? देखिए अपने पास एक संधारित्र ये है, इसकी धारिता है C1, दूसरा संधारित्र अपने पास ये है, इसकी धारिता है अपने पास C2, और तीसरा संधारित्र अपने पास ये है, इसकी धारिता है अपने पास C3। अपने ये कहा था जब प्रथम संधारित्र की, ये प्रथम संधारित्र हो गया, इसकी ये प्रथम प्लेट हो गई, इस प्रथम प्लेट को किससे जोड़ दे, बैटरी के धनागर से जोड़ दें। ठीक है, ये प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट है, इसे दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं। और अपने क्योंकि 3 का संयोजन कर रहे हैं तो अपने लिए ये अंतिम संधारित्र हो गया।
और इस अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध अपने किससे कर देते हैं, बैटरी के ऋणाग्र से कर देते हैं। तो इस संयोजन को क्या कहते हैं, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। अब इस संयोजन में आवेश का परिमाण प्रत्येक प्लेट पर समान कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या होगा बेटे, ये चालक प्लेट है, ये चालक प्लेट है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के धनाग्र की ओर गति करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो यहाँ धनावेश आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, धनावेश, यानी प्लस क्यू आवेश आ गया। जैसे इस प्लेट पर धनावेश उत्पन्न होगा तो इस पे प्रेरण होगा। प्रेरण से क्या होगा, यहाँ उतना ही ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, उतना ही ऋणावेश, और बाहरी सिरे पर उतना ही क्या आएगा, धनावेश। परंतु बाहरी सतह का संपर्क जो है वो अगली प्लेट से है, तो ये जो धनावेश है वो इस प्लेट के बाहरी क्षेत्र पर, मतलब यहाँ वितरित हो जाएगा। होगा कितना, प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू प्रेरित होगा, यहाँ प्लस क्यू जो यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ फिर प्रेरण होगा, और प्रेरण से क्या होगा, यहाँ माइनस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू, और यहाँ प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा जो इस प्लेट पे चला जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, प्रेरण, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश। अब देखिए, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो बैटरी में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता हो गई। तो बैटरी क्या करती है, उतने इलेक्ट्रॉन देती है, और वो इलेक्ट्रॉन इस धनावेश, जो इस सतह पर धनावेश प्रेरित होगा, उस धनावेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे और इस धनावेश को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो देखिए, प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण क्या हो गया, समान हो गया, परंतु इनकी धारिताएं अलग अलग हैं, तो इनके सिरों के मध्य विभवांतर जो होगा वो अलग अलग होगा। इनके सिरों के मध्य विभवांतर इनकी धारिताओं के अनुसार क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2, और तीसरे की प्लेटों के मध्य विभवांतर अपने पास क्या आ गया, V3 आ गया। अब अपने इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम संधारित्र जो है, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य अपने पास क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो V इक्वल टू V1 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1 आ जाएगा, Q अपॉन C1। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर अपने पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C2। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या गया, Q अपॉन C2 आ जाएगा। तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V3 इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C3। प्रथम संधारित्र, ये अपने धारिता वाला फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बटा V होता है, तो विभवांतर अपने पास V इज इक्वल टू आ जाएगा Q बटा C। तो पहले के लिए आ जाएगा V1 इज इक्वल टू Q बटा C1, दूसरे के लिए आ जाएगा V2 इज इक्वल टू Q बटा C2, और तीसरे के लिए अपने पास आ जाएगा Q बटा C3। कुल विभवांतर जो होगा वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि बैटरी ही अपने को विभवांतर दे रही है यहाँ। तो कुल विभवांतर अपने पास आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अपने पास आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 V2 V3 के मान रख देंगे, Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। ये अपने पास आ जाएगा V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 1। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। देखो बेटे, एक बार दोबारा देखिए, अपने क्या किया, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ा तो प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान है। परिमाण का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब अंकिक मान।
तो प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन प्लेटों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न है। और वो विभवांतर अपने क्या कर लिया बेटे, ज्ञात कर लिया, प्रथम संधारित्र के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। अब कुल विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2 और V3 के मान रख दिए, ये अपने पास आ गया। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने इन संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र जोड़ देते हैं जिससे आवेश का मान अपरिवर्तित रहे। इन संधारित्रों के स्थान पर यदि एक ऐसा संधारित्र जोड़ दिया जाए जिससे आवेश का परिमाण अपरिवर्तित रहे, तो उसे क्या कहते हैं, तुल्य संधारित्र कहते हैं। इन संधारित्रों की जगह यानी इसको अपने क्या कर दें, यहाँ से हटा दें और इनकी जगह एक ऐसा संधारित्र जोड़ दें जिससे आवेश का परिमाण जो है वो अपरिवर्तित रहे। मतलब ये हटा दिया और इनकी जगह एक ऐसा संधारित्र जोड़ दिया कि इसकी प्लेटों पर आवेश ये प्लस क्यू और ये अपने पास क्या है, माइनस क्यू है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, तुल्य संधारित्र कहते हैं। और इस तुल्य संधारित्र की धारिता अपने पास कितनी है, CS है। इस तुल्य संधारित्र की धारिता कितनी है, CS। तो इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्योंकि अब अकेला ही जुड़ा हुआ है, तो जितना बैटरी का विभवांतर है वही विभवांतर इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य होगा। तो इसे क्या कहते हैं, तुल्य संधारित्र। तो इस तुल्य संधारित्र के लिए अपने पास क्या आ जाएगा बच्चे, तुल्य संधारित्र के लिए अपने पास आ जाएगा V इज इक्वल टू तुल्य संधारित्र किसे कहते हैं, वह संधारित्र जिससे इन संधारित्रों के स्थान पर जोड़ने पर आवेश का परिमाण अपरिवर्तित रहे। यानी परिपथ में जितना आवेश था वो उतना ही रहे उस अकेले पे, तो फिर उसे क्या कहते हैं, तुल्य संधारित्र। तो तुल्य संधारित्र के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू अपने पास जाएगा Q अपॉन CS। V इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन CS, या V अपॉन Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन CS। समीकरण नंबर आ जाएगी 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर है, या यूं कहें V बटा Q का मान 2 से 1 में रख दें। V बटा Q का जो मान है 1 बटा CS वो यहाँ रख दें, या यूं कहें कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या आ जाएगा बच्चे, अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये अपने पास आ गया तुल्य धारिता का फॉर्मूला। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, शब्दों में अगर इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। ये अपने पास तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है, तो श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ये हो गया श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम देखिए कैसे, श्रेणी संयोजन, इस इक्वेशन 3 को लिख रहा हूं मैं शब्दों में। श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तथा इंपॉर्टेंट बात है बेटे बहुत ही ये, तथा तुल्य धारिता का मान तथा श्रेणी संयोजन में
तुल्यधारिता का मान, तुल्यधारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे कम धारिता से भी कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, से भी कम प्राप्त होता है। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इस बात की अपने पुष्टि कर लेते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। अपने मान लेते हैं कि अपने पास 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर ये 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो अपने पास तुल्य धारिता क्या आएगी। अपने पास आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। माइक्रोफेरेड में है, उत्तर भी अपने पास माइक्रोफेरेड में आ जाएगा। 1/CS इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, इनका लघुत्तम आ गया 6, यह आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 1/CS इज इक्वल टू अपने पास आ गया 11/6। तो CS इज इक्वल टू अपने पास आ गया 6/11.55 माइक्रोफेरेड। देखिए सबसे छोटा संधारित्र था 1 माइक्रोफेरेड का और तुल्य धारिता अपने को मिली है 0.55 माइक्रोफेरेड के लगभग। इसका मतलब सबसे छोटे से भी धारिता का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता जो होती है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटे संधारित्र से भी कम प्राप्त होती है। अब देखो बेटे, अगर अपने पास यदि C1, C2, C3 एंड सोन Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो अगर अपने पास C1, C2, C3, Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब तुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तब आ जाएगा बच्चे अपने पास 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सोन प्लस अपने पास आ जाएगा 1/Cn। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 4। अब देखो बेटा, यदि C1 बराबर C2 बराबर एंड सोन इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C हो, मतलब सभी संधारित्रों की धारिताएं एक जैसी हो, यानी समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब अपने पास क्या आ जाएगा, तब अपने पास आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। कितनी बार आ जाएगा, n बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, n बार। और ये अपने पास आ जाएगा 1/CS n/C, यानी CS इज इक्वल टू आ जाएगा C/n। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। इस पर किस तरह से आ जाता है कि अपने पास एक संधारित्र की धारिता का मान 5 माइक्रोफेरेड है और ऐसे 50 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता का मान क्या होगा। तो मैं इसको शब्दों में लिखूं तो अपने पास आ जाएगा एक संधारित्र की धारिता का मान बटा संधारित्रों की संख्या, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की संख्या। तो अपने कह रहे हैं कि एक संधारित्र की धारिता का मान है कितना, 5 माइक्रोफेरेड, और अपने कह रहे हैं कि ऐसे 50 जुड़े हुए हैं। ऐसे कितने जुड़े हुए हैं, 50। तो अपने पास तुल्य धारिता जो है वो कितनी आ जाएगी, 0.1 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, कि अपने पास क्या है, 5 माइक्रोफेरेड के 50 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता का मान क्या होगा। ये हो गया बेटा अपने पास श्रेणी संयोजन। अब देखिए श्रेणी क्रम में अगर 2 ही संधारित्र जुड़े हुए हैं, सिर्फ 2 संधारित्र, तब अपने कैसे इसको काम में लेंगे। हालांकि इसी तरह का फॉर्मूला है, लेकिन अपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर अपने पास श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र जुड़े हों तब अपने कैसे तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। C1 और C2 धारिता के 2 संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अपने पास आ जाएगा क्या, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस अपने पास आ जाएगा 1/C2।
तब अपने पास आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू, इसका लघुत्तम आ जाएगा C1 C2, यह आ जाएगा C1 प्लस C2, CS इज इक्वल टू आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अपने फिर ये फॉर्मूला काम में लेंगे। सिर्फ दो ही संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में हो तो अपने इससे हल नहीं करेंगे, अपने इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है, क्यों इसको अपने काम में लें? इसका फायदा बेटा ये होता है कि इससे कई बार करते हैं तो त्रुटि हो जाती है, और इससे करेंगे तो वो त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जब दो से ज़्यादा हो तो फिर अपने को इसी तरह से वैल्यू रखकर और उनका लघुत्तम लेकर अपने को हल करना ही पड़ेगा। त्रुटि क्या होती है? त्रुटि ये हो जाती है, जैसे अपने पास 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आपको तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। कई बार अपने जल्दबाजी जब करते हैं तो अपने पास आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 1/CS इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4। अब इसको इक्वल लिखते हुए अपने पास आ जाएगा 2 प्लस 1, ये अपने पास आ जाएगा 3/4। त्रुटि यहाँ हो जाती है कई बार, क्या कि अपने इसको सीधा ही 0.75 माइक्रोफैरड लिख देते हैं, जबकि ये आंसर नहीं आना। ये तो मान किसका है? 1/CS का है। लेकिन कई बार क्या होता है, इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि अपने इसको समझ नहीं पाते हैं, बाद में ये सोचते हैं कि ये CS ही आ गया, यानी तुल्यधारिता ही आ गई। तो इस त्रुटि से बचने के लिए मैं इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ आपको कि अगर दो ही संधारित्र हों तो इसमें सीधी वैल्यू पुट करेंगे। एक्चुअल में अपने पास CS इज इक्वल टू क्या आएगा? 4/3 1.33 माइक्रोफैरड आएगा। तो आप सीधा इसमें वैल्यू पुट करेंगे जब भी दो संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो ये था अपने पास श्रेणी संयोजन। अब आता है कि अपने श्रेणी संयोजन काम में क्यों लें, कि श्रेणी संयोजन क्यों काम में लें, इसका रीजन क्या होता है। एक तो कारण हो गया बेटा, नंबर 1 तो अपने पास हो गया उपलब्ध संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करने के लिए, एक तो क्या कारण होता है, जो अपने पास संधारित्र उपलब्ध है उनसे अगर अपने को कम धारिता की आवश्यकता है तो अपने श्रेणी संयोजन उपयोग में लेंगे। तो अपने कम धारिता का संधारित्र काम में ले लें फिर इसके लिए। लेकिन क्या होता है, एक और काम हुआ है बहुत ही अच्छा काम, कि इसमें विवांतर जो है वो विभाजित हो जाता है। आपने देख लिया कि हर एक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विवांतर क्या था? अलग अलग था। तो दूसरा अपने पास हो गया विवांतर के विभाजन के लिए अगर अपने क्या करते, एक ही संधारित्र कम मान का लगा लेते तो उसके सिरों के मध्य वो टोटल विवांतर होता, तो हो सकता है वो उसको सहन ही नहीं कर पाए उतने विवांतर को। लेकिन उसकी जगह अगर आपने 4 संधारित्र काम में लिए उस मान को प्राप्त करने के लिए, तो चारों पे विवांतर का क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो उससे अपने पास क्या है, परिपथ के जलने की संभावना कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, संधारित्रों के समांतर संयोजन को समझाइए तथा समांतर संयोजन की तुल्यधारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। संधारित्रों के समांतर संयोजन को समझाइए तथा तुल्यधारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो, ये भी आपको दो तरह से परिभाषाएं बताऊंगा मैं इनकी। पहली परिभाषा देखिए, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विवांतर समान होता है, परंतु प्लेटों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, संधारित्रों का समांतर संयोजन कहलाता है। देखिए इसमें क्या है, विवांतर समान होगा, और कितना होगा? जितना बैटरी का विवांतर होगा उसके बराबर होगा।
लेकिन धारिताएं जो है वो क्या होगी, धारिताएं अलग अलग है, इसलिए इनकी प्लेटों पर आवेश का मान जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे, वो देखते हैं। पहले अपने पास क्या है, संधारित्रों का ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है, परंतु प्लेटों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, समांतर संयोजन कहलाता है, समांतर संयोजन कहलाता है। समझे आगे बच्चे? ऐसा संयोजन जिसमें क्या होगा, सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर तो समान होगा, परंतु प्लेटों पर आवेश जो है वो उनकी धारिताओं के अनुसार क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। दूसरा ये है, जब सभी संधारित्रों की एक ओर की प्लेटों को एक बिंदु से तथा दूसरी ओर की प्लेटों को एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए और इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो इसे संधारित्रों का समांतर संयोजन कहते हैं। जब सभी संधारित्रों की एक ओर की प्लेटों का संबंध एक बिंदु से तथा दूसरी ओर की प्लेटों का संबंध एक दूसरे बिंदु से कर दिया जाए तथा इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ दे, तो इसे संधारित्रों का समांतर संयोजन कहते हैं, समांतर संयोजन कहते हैं। देखिए कैसे बेटा, अपने पास C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं, 3 लेके अपने काम करेंगे। C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, सॉरी गलत बोल गया मैं, समांतर क्रम में जोड़ा गया। कैसे बेटा, एक संधारित्र अपने पास ये है, इसकी धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र ये है, इसकी धारिता C2 है, और तीसरा संधारित्र अपने पास ये है, इसकी धारिता जो है वो C3 है। इनकी एक ओर की प्लेटें ये है, इनको एक बिंदु से जोड़ दे, इनको क्या कर दिया, एक बिंदु A से जोड़ दिया, ठीक है। इनकी दूसरी ओर की प्लेटें ये हैं, इनको एक दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं, इसको B से, और इन दोनों बिंदुओं को किससे जोड़ दें, बैटरी से जोड़ देते हैं, V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया। समझ में आ गई बात? देखिए, ये जब सभी संधारित्रों की एक ओर की प्लेटों का संबंध एक बिंदु से कर दिया A से, दूसरी ओर की प्लेटों का संबंध एक दूसरे बिंदु से B से कर दिया, और इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ दिया, A को पॉजिटिव से B को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर संयोजन कहलाता है। अब समांतर संयोजन में क्या होता है, सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है, सभी प्लेटों के मध्य विभवांतर समान, कितना, जितना अपने पास बैटरी का विभवांतर है।
आवेश, अगर इस बैटरी से Q आवेश पॉजिटिव आवेश आ रहा है तो अपने पास इसमें इसकी धारिता के अनुसार Q1, इस पे Q2 और इस पे क्या जाएगा Q3। तो इस पे प्लस Q1 हो जाएगा, प्लस Q1, इस पे हो जाएगा माइनस Q1, इस पे हो जाएगा प्लस Q2, प्लस Q2, इस पे माइनस Q2, इस पे अपने पास आ जाएगा प्लस Q3, इस पे अपने पास हो जाएगा माइनस Q3। अब बात ये आती है कि ये विवांतर समान क्यों होता है। देखिए, विवांतर समान होने का कारण क्या है। विवांतर समान होने का विवांतर होता है बेटा एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य जो है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में अपने काम कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित क्षेत्र होता है, और संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वो किस पे निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अगर अपने एकांक धनावेश को A से B तक ऐसे विस्थापित करेंगे तो अपने पास किया गया कार्य, एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं तो कार्य क्या होगा V। अगर इस पथ से विस्थापित करेंगे तो भी उतना ही कार्य होगा, और इस पथ से विस्थापित करेंगे तो भी उतना ही कार्य होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है, और संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो इन तीनों ही पथों के लिए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है, इसलिए इनके सिरों के मध्य विवांतर का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। अब अपने पास क्या है, प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश आ जाएगा Q1, Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा C1V। दूसरे संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा C2V। तीसरे संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q3 इज इक्वल टू आ जाएगा C3V। कुल आवेश अपने पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसमें Q1, Q2, Q3 का मान रख देते हैं, तो Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। यह आ जाएगा Q बटा V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें से V कॉमन ले लिया, Q बटा V आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 1। अब बच्चे, अगर इन संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र जोड़ दिया जाए जिससे परिपथ में आवेश और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे तो इसे तुल्य संधारित्र कहते हैं। और यदि तुल्य संधारित्र की धारिता Cp है, P समांतर क्रम में, समांतर क्रम को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो P पैरेलल के लिए काम में ले लिया। अब इस पर आवेश क्या रहेगा, Q, इस पर आवेश क्या रहेगा Q, और सॉरी ये नेगेटिव आएगा बच्चे, ये माइनस Q, और प्लेटों के मध्य विभवांतर उतना ही जितना बैटरी का विभवांतर है, तो इसे क्या कहते हैं, तुल्य संधारित्र कहते हैं। तो तुल्य संधारित्र के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, इसको हटा दिया गया है यहाँ से, इनकी जगह एक संधारित्र जोड़ दिया। तो तुल्य संधारित्र के लिए, तुल्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश Q इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, CPV। इससे अपने पास आ जाएगा Q बटा V इज इक्वल टू CP। ये समीकरण नंबर आ जाएगी 2। समीकरण 1 और 2 की देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से Cp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। तुल्य धारिता अपने पास आ गई समांतर संयोजन में। तो समांतर संयोजन में तुल्य धारिता जो है, समांतर संयोजन की तुल्य धारिता
समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है तथा तुल्य धारिता का मान समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे बड़े संधारित्र की धारिता से भी अधिक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ अपने पास धारिता उच्च प्राप्त होती है। कैसे? अगर 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता अपने पास 1 + 2 + 3 6 माइक्रोफेरेड मिल जाएगी। और सबसे बड़ा क्या था? 3 था, उससे भी अधिक प्राप्त हो जाती है। अब देखिए यदि C1, C2, Cn धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता अपने पास आ जाएगी Cp = C1 + C2 + n + Cn। तुल्य धारिता का ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए यदि यह आ गया समीकरण नंबर 4, यदि C1 = C2 = n = Cn = C हो तो अपने पास Cp = आ जाएगा C + कितने टाइम? n बार। कितनी बार आ गया? n बार। और Cp = आ जाएगा Nc। ये फॉर्मूला फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए? ये अपने पास है किसके लिए कि अब अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि अपने पास 2 माइक्रोफेरेड के 10 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता होगी। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का। तो अपने पास 2 माइक्रोफेरेड के कितने संधारित्र हैं? 10 संधारित्र हैं और वो अपने पास समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो Cp = अपने पास आ जाएगा n का मान 10 और C का मान अपने पास 2, तो यह आ जाएगा 20 माइक्रोफेरेड। समझ आ गया बात? इस तरह से ये फॉर्मूला अपने काम में लेते हैं। तो अपने अब बात आती है कि समांतर संयोजन काम में क्यों लें। जब अपने पास उपलब्ध संधारित्रों से उच्च धारिता प्राप्त करनी हो तो समांतर संयोजन का उपयोग किया जाता है। उपलब्ध धारिता से जो अपने पास उपलब्ध है, अवेलेबल है, उपलब्ध धारिता के संधारित्रों से उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों के समांतर संयोजन का उपयोग किया जाता है। जब अपने पास जो संधारित्र उपलब्ध है उनसे भी अगर उच्च धारिता अपने को प्राप्त करनी हो तो अपने क्या करेंगे? संधारित्रों के समांतर संयोजन का उपयोग करेंगे। तो ये था बेटे अपने पास संधारित्रों का संयोजन, जिसमें अपने पढ़ा संधारित्रों का श्रेणी संयोजन और संधारित्रों का समांतर संयोजन। मोटे रूप में याद रखना है कि संधारित्रों का श्रेणी संयोजन ऐसा संयोजन है जिसमें सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान होता है परंतु विभवांतर उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। दूसरा अपने पास समांतर संयोजन जो था उसमें याद रखना है अपने को कि सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है
परंतु प्लेटों पर आवेश जो है वो उनकी धारिताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। तो ये अपने पास श्रेणी और समांतर संयोजन था संधारित्रों का। अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक्स।